आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को लोकसभा में अपनी तकरीर में कांग्रेस को जमकर घेरा था। उन्होंने कई मुद्दों पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन 1986 के शाहबानो मामले में उस वक्त के राजीव गांधी सरकार की अपीजमेंट पॉलिटिक्स का हवाला देते हुए उन्होंने कांग्रेस की दुखती रख पर हाथ रख दिया। पीएम मोदी ने लोकसभा में बाकायदा कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार के उस वक्त के वजीर ममलिकत बराए दाखिला उमूर आरिफ मोहम्मद खान के एक इंकशाफ का जिक्र कर दिया। उन्होंने उस वक्त के बड़े कांग्रेस लीडर और बाद में मुल्क के वजीर आजम बने पीवी नरसिम्हा राव की वो बात कह दी जिससे कांग्रेस की नीयत बिलखुसूस मुसलमानों के लिए उसकी सोच नजर आती है। दरअसल साबिक मरकजी वजीर आरिफ मोहम्मद खान ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि शाहबानो मामले के बाद जब उन्होंने अपीजमेंट की सियासत से नाराज होकर वजारत से इस्तीफा दे दिया था, तब उन्हें समझाने पहुंचे थे उस वक्त कांग्रेस के कई बड़े लीडर। ऐसे में नरसिम्हा राव ने कहा कि आप बेकार की जिद कर रहे हैं, हम कोई मुस्लिम समाज के सुधारक थोड़ी ना है, पॉलिटिक्स तो हमारा बिजनेस है। जी हां, पॉलिटिक्स हमारा बिजनेस है। मुसलमान गटर में रहना चाहते हैं तो उन्हें रहने दो गटर में। कांग्रेस की इस गटर पॉलिटिक्स को उजागर करके वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक नई बहस छेड़ दी है। साथ ही उन तमाम मुबैना सेकुलर जमातों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया जिन्होंने करीब 60 सालों तक मुसलमानों को वोट बैंक की सियासत की तरह इस्तेमाल किया और आज भी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जैसे इशू पर कौम को बरगलाने और कंफ्यूज करने में लगी हुई हैं। मुसलमानों को गटर में देखने की यह सोच देश की इस दूसरी सबसे बड़ी आबादी को बहुत पीछे कर चुकी है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें गटर दूंगा की सियासत की गुलामी से निकलने का मुसलमानों के लिए क्या यह सही वक्त है जिसका वजीर आजम ने याद दिलाते हुए इशारा दिया है, उस पर हम आज बात करेंगे। मेरे 5 सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा घूमेगी। आइए उन 5 सवालों पर एक नजर डालते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है कि क्या मुसलमानों को गटर में रहने लायक मानती है कांग्रेस? क्या मुसलमानों को गटर में रहने लायक मानती है कांग्रेस? दूसरा सवाल, मुसलमानों के हक में बोलकर हक क्यों नहीं देती कांग्रेस? अक्सर मुसलमानों के हक में आप बोलते हुए सुनेंगे कांग्रेस को, लीडरान को, लेकिन जब सही हक देने की बात आती है तो कहा जाता है कि वो अगर गटर में रहना चाहते हैं तो उन्हें रहने दो, पीछे होना चाहते हैं तो होने दो, वो सिर्फ वोट बैंक है। इस पर बात करेंगे। तीसरा सवाल, जितना मुसलमान तरक्की करेगा क्या उतना ही कांग्रेस को नुकसान है या इस तरह की सो कॉल्ड सेकुलर जमात को नुकसान है? चौथा सवाल, कांग्रेस ने मुसलमानों को गटर में डाला तो क्या मोदी ने निकाला? जो वजीर आजम ने इस बयान की याद दिलाई और जिस तरह से उन्होंने बात अपनी रखी, क्या हम इसको इस तरह से देखें? पांचवा सवाल है हमारा आज का कि मुबैना सेकुलर जमातों ने क्या मुसलमानों का वाकई इस्तेमाल किया है? यह एक अहम सवाल है, इस पर भी बात होनी चाहिए। आपको ये बता दें कि आज भी राज्यसभा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी तो झारखंड में मॉब लिंचिंग के मामले पर भी वजीर आजम ने राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि मॉब लिंचिंग गलत है, लेकिन पूरे झारखंड को कसूरवार ठहराना कैसे सही है? एक आपने परसेप्शन बना दिया कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए वहां पर ऐसा हो रहा है और पूरा झारखंड ऐसा है। पीएम मोदी ने कहा कि तशद्दुद पर सियासत ना हो, हिंसा पर राजनीति ना हो। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुन लीजिए। और उन्होंने कहा है मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। इफ दे वांट टू लाई इन द गटर, लेट देम बी। नरसिम्हा राव जी मुझसे बोले कि भाई हम सोशल रिफॉर्मर नहीं है, हम तो पॉलिटिकल पार्टी, ये हमें वोट देते हैं ये लोग, हम ही नहीं क्यों डिस्टर्ब करें? और तुम्हारे उसके बाद उन्होंने कहा अगर गटर में पड़े रहना चाहते हैं पड़े रहने, तो तुम काय को इस्तीफा देते हो? बात तो सही है, उनको बंधुआ मजदूर बना के रखा, बीजेपी को दिखा के वो खा जाएंगे, हम बचाने वाले हैं, और मुल्लाओं के साथ लेकर उन्होंने वोट ली थी। प्रधानमंत्री तो सही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बुद्धू बनाया मुसलमानों को। अगर कोई ये गटर में रहने की बात कर रहा है तो भाई आप हमको रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? दीजिए ना मुसलमानों को, बैकवर्डनेस के नाम पर रिजर्वेशन दीजिए, चलिए निकालिए, हमको उठाइए ऊपर। आपके पास एक मुस्लिम एमपी जीत के नहीं आता, आपके पास 300 में से कौन रख रहा है पीछे होंगे नीचे? आप रख रहे हैं। मुसलमान इस्तेमाल नहीं होगा, इस्तेमाल किसी ने गलत किया है। अब मुसलमान अपने मुस्तकबिल के लिए सोच रहा है
कि हमें क्या करना है, हमें भी कुछ इस देश में काम करना है, अपनी कौम के लिए भी करना है, मुल्क के लिए भी करना है हमें। कांग्रेस की सरकार ने अपने दौरे इक़्तिदार में मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये ज़माना जानता है। लेकिन उम्मीदें इस वक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और वज़ीर आज़म से भी हम ये उम्मीद करते हैं तो वो इस तरफ एक कदम बढ़ाकर मुसलमानों की तरक्की के बारे में कुछ कड़े कदम और फैसले करेंगे। तो कई मीडिया वेबसाइटों में आप देख पाएंगे, अखबारों में भी आप देख सकते हैं, उस इंटरव्यू का जो हिस्सा है आरिफ मोहम्मद खान साहब के, उसको दिखाया गया है, बताया गया है। इंटरव्यू में आरिफ मोहम्मद खान साहब ने यह भी कहा कि शाहबानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए राजीव गांधी पर दबाव डाला गया था। मुसलमानों का तो दबाव था ही, लेकिन उन पर दबाव डालने वाले, मतलब मुसलमानों की तरफ से दबाव डालने वाले नेताओं में पीवी नरसिम्हा राव, जो अब इस दुनिया में नहीं है, अर्जुन सिंह साहब, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और एनडी तिवारी साहब शामिल थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सभी उस समय सरकार में मंत्री थे, बड़े वरिष्ठ लीडर थे, बड़े मजबूत लीडर थे, और उनकी बात का असर होता था। चीजें आज भी वही है, बहुत ज्यादा बदली नहीं है, लेकिन जो बदलाव हुआ है वो सिर्फ इतना बड़ा ये हुआ है कि उस शाहबानों के साथ उस वक्त हिंदुस्तान का कानून था, हिंदुस्तान की अदलिया थी, लेकिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट नहीं थी। आज सारा बानों के साथ हिंदुस्तान की अदलिया है तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट भी है। यह फर्क आया है, यह अंतर आया है उस दौर में और इस दौर में। और अपीजमेंट की सियासत का जो कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा है, जो उसकी दुर्गत हुई है 2019 के आम इंतखाबात में, वो अभी सबके सामने है। इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल भी है, मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहता हूं। डॉक्टर शोएब जामी साहब को हमने अपने साथ जोड़ा है, अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, मुसलमानों के हवाले से अपनी बात रखते हैं। आप बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं और एक मुसलमानों को कैसे तरक्की मिले, उनकी जिंदगी कैसे बेहतर हो, इस पर आप अक्सर अपनी बात रखते हैं। आमिर हैदर जैदी साहब को भी थोड़ी देर बाद मैं अपने साथ जोड़ूंगा, सीपीआई के लीडर हैं, बहुत ही मुखर वक्ता हैं, उनसे आज बहुत सारे सवाल करेंगे। अक्सर मुसलमानों की तकलीफों को लेकर उनकी पीड़ा भाव को यहां पर उठाते रहते हैं, तो आज मैं उनसे पूछूंगा जो गटर वाली बात है उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं। महेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और बहुत अच्छी तरह से अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखते हैं। संतोष पाठक जी को अपने साथ जोड़ा है, सियासी तज्जियाकार भी हैं और एक सीनियर सहाफी भी हैं। स्वागत है संतोष जी आपका भी, खैर मकदम है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पूरी बातचीत की जरा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ कहा था नरसिम्हा राव ने, जिसका जिक्र आरिफ मोहम्मद खान ने किया। उन्होंने कहा था, अभी आपने सुना ही, लेकिन मैं बता दूं जो एज इट इज लफ्ज है, जो कई बार छपा भी है, इंटरव्यू में उन्होंने जो जिक्र किया था, कहा था कि तुम बहुत जिद्दी हो। अब तो शाहबानो भी अपना स्टैंड बदल चुकी है, तुमको क्या तकलीफ है, तुम अपना इस्तीफा वगैरह वापस लो और काम पर लगो। हम यहां पर बिजनेस करने आए हैं, पॉलिटिक्स का बिजनेस करने आए हैं, तुम्हें इन तमाम चीजों से क्या लेना देना। अगर वो नहीं मानते तो उनको जाने दो गटर में। ये उनके लफ्ज थे और इसी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में उठाया और कहा कि चाहो तो मैं लिंक भी दे दूंगा इस इंटरव्यू का। कांग्रेस के लोगों का चेहरा देखने लायक था। मैं सबसे पहले डॉक्टर शोएब जामी साहब के पास आना चाहूंगा। अक्सर मुसलमानों की बात करते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं, लेकिन यह एक बड़ा सवाल है जामी साहब मेरा खास तौर से आपसे कि गटर की पॉलिटिक्स कांग्रेस 60 साल से कर रही थी मुसलमानों के लिए, क्या इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं है? बार बार कांग्रेस को वोट दे करके वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह गटर में पक्की कराते रहे। नहीं, देखिए इमरान साहब, बात यह है कि आज के दौर में जब हम नहीं, और यहां एक बार मैं बस ये कह दूं सर, गटर से मतलब वो गटर नहीं है, गटर से मतलब साइडलाइन करना, जी, आपको हटा देना, आपको सरका देना, आपको किनारे कर देना। जी जी बिल्कुल। देखिए, जब हम इस दौर की बात कर रहे हैं, जब न्यू इंडिया की बात हो रही है, तो ऐसे दौर में हर नाकामियों के पीछे माजी को जो है सामने लेकर के आना, मेरे ख्याल में वो सही नहीं है। देखिए, चूंकि मैं कांग्रेस का तर्जुमान नहीं हूं, एक इंडिपेंडेंट स्कॉलर हूं, तो अपनी बात इंसाफ के साथ रखता हूं। जहां क्रिटिसिज्म की जरूरत होती है क्रिटिसिज्म भी करेंगे, और जहां तारीफ बनेगी वहां मोदी सरकार की तारीफ भी की जाएगी। ये बात बहुत सही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जो है मुस्लिमों से खिताब कर रहे हैं और कई सारे मसले उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसकी तारीफ भी हो रही है और हमने भी कई बार आप इसके बारे में बताया। देखिए, एक ऐसा है कि हाँ, चूंकि मुसलमानों ने यकीन किया था, मुसलमानों ने जो है कांग्रेस के ऊपर जो है भरोसा जताया था। कांग्रेस
कि आज हालत ये है कि 52 सांसदों वाली पार्टी है, अपोजिशन की भी उसकी जगह नहीं मिली है। तो आप समझे ना कि क्या भारतीय जनता पार्टी का भी वही पैमाना होना चाहिए? क्या हम माजी को कोसेंगे? अगर आप थोड़ा सा आंकड़े देख ले, ये बात सही है कि 1947 के दौर में जो मुसलमानों की जो हैसियत थी और 2014 तक में यहां से काफी सुधार आया था, बहुत सारी चीजें आई थी, लेकिन उस रेट से नहीं हो पाया था जितना एक्सपेक्टेशन हम कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि 2014 के बाद से जो स्ट्रक्चर कमेटी के जो रिकमेंडेशन है उस पे इस हुकूमत ने कितना अमल किया, और उसमें डेटा आना जरूरी है कि कितना मुसलमानों की जो शैक्षणिक है और सामाजिक जो वृद्धि हुई है उसके बारे में भी एक डेटा आना चाहिए। लेकिन आज के दौर की अगर हम बात करें तो क्या मोदी सरकार में मुसलमानों की विश्वास बहाली के लिए, यकीन दहानी के लिए अपने जानों की कुर्बानियां देनी पड़ेगी, और कितनी देनी पड़ेगी? 500, 1000, 10,000, इसका भी एक डेटा आना चाहिए। साहब मेरे सवाल को किस तरह से मजहब के आसपास लाकर के घुमा दिया। मैं मजहब की बात नहीं कर रहा हूं। लड़के की मौत का जिक्र कर रहे हैं जिसकी निंदा भी, जिसकी मजम्मत भी आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की। आप मेरे सवाल पर रहिए, तबरेज़ अंसारी को भी इंसाफ मिलना चाहिए। आप मेरे सवाल पर रहिए कि क्या मुसलमानों को जो शिकार बनाया कांग्रेस ने, उनका बेजा इस्तेमाल करके फिर उन्हें साइडलाइन कर दिया, और जो बात उसमें वजीर रहा, व्यक्ति कह रहा है, शख्स कह रहा है, और 60 साल कोई छोटा वक्फा नहीं होता है। इतना ठगे जाने के बावजूद क्या मुसलमानों को ऐसी सो कॉल्ड सेकुलर जमातों पर यकीन करना चाहिए या नहीं, ये बताइए आप। जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि मुसलमानों को साइडलाइन किया गया इतने सालों में, तो सर आप माजी को छोड़ दीजिए, हमें रिजर्वेशन दे दीजिए। शैक्षणिक आधार पर, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस के आधार पर और सामाजिक बैकवर्डनेस के आधार पर आप रिजर्वेशन क्यों नहीं देते हैं? आपने सवर्णों को रिजर्वेशन दिया 10%, हमने उसमें कोई एतराज नहीं जताया। आप मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दीजिए। आप बताइए ना कि आपने इस लोकसभा इलेक्शन में कितनी टिकट जो है मुसलमान एमपी को दिया है। अगर आप उसका राजनीतिक तौर पर जो है उद्धार नहीं करेंगे, उसको आगे नहीं लेकर के आएंगे, और मुआशरे में उनको आप जो है नहीं मुआशरे में उनको जो है टिकट देना आप लोगों के लिए पैमाना है, सिर्फ टिकट देना आप लोगों के लिए पैमाना है, और टिकट देकर के जिन लोगों ने आपको गटर में फेंक दिया उनके बारे में आप एक शब्द, इतना क्यों डर लगता है आपको कांग्रेस से? आप तरह के लोगों को पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट होना बहुत जरूरी है। सिर्फ टिकट देकर गटर में, कांग्रेस ने तो 2500 मुसलमानों को टिकट दिया है, लेकिन जब वो कहती है कि जाने दो इनको, गटर में रहने लायक है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते। इमरान साहब, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं माजी में उलझ के रह जाऊं? क्या आप चाहते हैं कि मैं कांग्रेस को कोसते हुए मुसलमानों को फिर से पीछे ले जाऊं? अगर हम न्यू इंडिया की बात करते हैं तो मुसलमानों को आगे लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है कदम उठाने चाहिए, यही मैं उम्मीद को लेकर के पहल की जा रही है। आप कहिए ना, फिर आप ये कहिए कि कांग्रेस ने माजी में जो गलती करी उस गलती को कांग्रेस ही सुधार ले, कम से कम ट्रिपल तलाक पर सहयोग कर दे, मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम बुद्धिजीवी, दानिश्वर इसमें सपोर्ट कर दे, सहयोग कर दे, तो ये मामला भी महिलाओं को इंसाफ देने का हल हो जाए। बहुत जगह ये बातें चल रही हैं। जो पार्टी 52 सांसदों पे आ गई है, सवाल उनसे नहीं पूछे जाएंगे। जिनको प्रचंड बहुमत मिला है और वो मुसलमानों के हितैषी होने का दावा कर रही है, सवाल उनसे किया जाएगा, क्या आप रिजर्वेशन देंगे? क्या मुसलमानों को सामाजिक तौर पर जो है वो सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, या इसी तरीके से तबरेज की, मोमिन की जान चली जाएगी? जो लोग ये बात उठा रहे हैं कि ये आइसोलेटेड मामला, 60 साल का इमरान साहब, जो लोग मतलब 14 से पहले मैं 2 मिनट में अपनी समृद्ध था इस देश में, नहीं, 2 मिनट में अपनी बात खत्म था, 2 शब्दों में अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि देखिए सर सुन लीजिए, जर्फ रखिए, जो लोग आइसोलेटेड मामले की बात कर रहे हैं, क्या उनको तबरेज अंसारी की आंखों में वो डर दिखाई नहीं देता? क्या उनको उनकी बीवी की आंखों में वो आंसू दिखाई नहीं देते? क्या उसकी चीखें सुनाई नहीं देती? अगर नहीं देती है तो आपको अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। हाँ, तो फिर आप लोगों का आज इस वक्त है पाकिस्तान में अल्लाह अकबर कहकर के ईश निंदा के जुर्म में पत्थरों से भीड़ के जरिए मार देने वाले, हिंदुस्तानी नहीं दुनिया में कहीं भी इस तरह की इस तरह का तशद्दुद करने वालों के खिलाफ तमाम उलमा हज़रात को, तमाम लोगों को खुल करके बोलना चाहिए। वहां आपको कोई तकलीफ नहीं होती, वहां आपको कोई दर्द नहीं होता, आपको दर्द नहीं होता। सिर्फ एक मामले में या एक इस तरह की घटना में उसको मुद्दा बना करके पूरे समाज
विशेष को आप लोग कटघरे में खड़ा करेंगे, ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा इंसाफ? अल्लाह हो, जितना जय श्री राम बोलकर कत्ल करना खतरनाक है, हिंसा के उतना ही अल्लाह अकबर बोलकर गले काटना, गले रेतना खतरनाक है। लेकिन ये कैंसर है मॉब लिंचिंग, इसका बोलिए कि अल्लाह अकबर बोलकर बोल करके किसी का गला काटना उतना ही जय श्री राम बोल करके भी अल्लाह अकबर बोल करके किसी का गला काटना उतना ही हिंसा के बोलिए ऐसी कहीं घटना नहीं हुई है, पूरी दुनिया में होती है। आप ऐसी कहीं घटना हिंदुस्तान में नहीं हुई। हिंदुस्तान में अच्छा एक एग्जांपल ऐसा दिखा दीजिए जहां पे अल्लाह अकबर बोल करके जो है गला काटा गया, लेकिन जय श्री राम बोल करके रोजाना मुसलमानों को मारा जा रहा है। इमरान साहब, आपको तो कम से कम उसकी तकलीफ का अंदाजा होना चाहिए। मुझे इस बात का अंदाजा है सर, मुझे असलियत पता है। अरे यार मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनो, ये मौलाना, ये जो सो कॉल्ड स्कॉलर, ये जिनकी आप सर आप पर्सनल मत जाइए, आप अपनी बात रखिए। नहीं हम पर्सनल जाएंगे तो फिर मैं वो बात करूंगा कि फिर आप मेरे डिबेट पर आप पर्सनल बात मत कीजिए। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे डिबेट नहीं हूँ, आपको मालूम है। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप इंसानियत के दायरे में रहकर बात करिए। अगर आपने थोड़ी सी इस्लामियत और इंसानियत है तो सबसे पहले उसको ध्यान में रख के बात करिए। अगर हासिमपुरा याद हो, मलियाना याद हो, भागलपुर याद हो, शर्म आनी चाहिए आप जैसे मौलाना को, जिसके एक फैमिली का नाम नहीं बता सकते हो, उनके आंसू नहीं पहुंच सकते हो, जिसके पूरे गांव को मार दिया था पीएससी ने। याद करो उसको। आज लेके ये ड्रामा कर रहे हो, पोस्टर लेके ये चैनल पे। यही मौलाना है, यही स्कॉलर हो, इसी का नाम पीएचडी है। नहीं ये क्या मतलब बनता है? क्यों इंसाफ की आवाज नहीं उठानी चाहिए? और सुनो, आरक्षण पे ओवैसी ने जैसे बोला, उसके झांसे में आ गए हो। गटर में नहीं रहोगे तो क्या रहोगे? एक अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए कितनी बड़ी दलील दे दी है। अब सुनो आरक्षण पे, अब सुनो आरक्षण पे, आरक्षण मैं बता रहा हूँ, आपको पीछे लेकर कर देता हूँ। आप करेक्ट कर दीजिए। क्यों रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है इसका प्रावधान? नहीं है ना? आप सुनोगे ना? आप बोलने, आप ना वो बोलने देंगे ना आप बोलने दोगे? जी जामे साहब, नहीं आप बोलिए ना सर, आप ही के तो सुन रहे हैं। मुझे फेडरल गिराना पड़ रहा है, ऐसा नहीं। देखिए मेरे डिबेट में रहिए और निजी हमले बिल्कुल भी नहीं, हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मैंने आप किसी आदमी नहीं आप लगातार उस आदमी को ये कह रहे हो। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वक्त जाया नहीं कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पर्सनल हो रहा है महेश जी, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को कांग्रेस ने गटर में डाला, तो क्या ये हम माने कि उन्होंने निकाला, वो ये जताने की, वो बताने की कोशिश कर रहे थे? सर पहली बात तो मैं, और निकाला है तो किस हद तक निकाला, इस पर और मेरे मुद्दे पर रहेगा, उससे नहीं बिल्कुल उसी पे जी। मैं सबसे पहले सर्वप्रथम तो ये ओवैसी ने जो अभी बयान दिए हैं, इसकी निंदा इसलिए करता हूं कि ये आदमी सांसद होते हुए भी झूठ बोलता है और ये आज की डेट में सबसे पहले हिंदू और मुसलमान से पहले हम भारतीय हैं, और एक भारतीय होने के नाते जो इसको बयान देना चाहिए, जो ये कहना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं कहता है। आपको मैं बताऊं कि मुसलमानों में जो जुल्हाए हैं, जो ओबीसी हैं, जो दलित हैं, उनको पूरा रिजर्वेशन मिलता है। ऐसा नहीं है जो हिंदुओं में दलित हैं, जो बैकवर्ड हैं, उनको पूरा रिजर्वेशन दिया जाता है। ये झूठ और ये जिस तरह की ये प्रोपगंडा, हिंदुओं में जो स्वर्ण है उनको रिजर्वेशन नहीं मिला है? नहीं, वो मैं आपको सवर्ण में सुनिए, सवर्ण में जो मुसलमान सवर्ण है, सारा समाज आ रहा है, उसमें मुसलमान भी आ रहे हैं, वो आ रहा है, मुसलमान जो अपर क्लास है वो भी उसमें आ रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ सर। ये 10% का रिजर्वेशन सिर्फ हिंदू सवर्णों को नहीं है, पूरे भारतीय के लिए है। ये जैसे लोग ये मुसलमान हिंदू मुसलमान की बात ये स्कॉलर करते हैं और ये कहते हैं कि हम पहले मुसलमान है उसके बाद भारतीय हैं। हमें इस पे आपत्ति है, हमें इस बात पे आपत्ति है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मत बात ये, आपसे ज्यादा देशभक्त हूं मैं, वजीर आजम मोदी, बल्कि देश प्रेमी हूं। नहीं आप कहिए, आप देश प्रेम पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। आप ये सब बात कहिए। हम सब इस देश के हैं, हम सब इस देश के बहुत ईमानदार लोग हैं और बहुत वो मौलाना कोई और होंगे जिनको आप कुछ भी कह देते हैं, तथ्यों के साथ मैं बात रखता हूं अपनी। नहीं निजी हमले नहीं। जी आप सुनिए ना, वजीर आजम ये कह रहे हैं, पुरानी बात याद दिलाते हुए कि कांग्रेस ने मुसलमानों को गटर में डाला, उस बयान को याद दिला रहे हैं वो। तो क्या उन्होंने मुसलमानों को गटर से निकाला, इस पर रोशनी डाली ना, क्या निकाला, क्या वाकई और किस हद तक निकाला, ये बताइए आप जल्दी से, फिर मैं दूसरी तरफ जाऊं। आप बीच में बोलिएगा तो नहीं ना। एक ध्यान, 1929 की बात है, जिन्ना ने एक अपना कोई सम चिश्ती थी, उस महिला का बॉम्बे हाई कोर्ट में डाइवोर्स का
मुकदमा लड़ा और उसके बाद जो है अंग्रेजी हुकूमत ने ये तय किया कि जो ये आपका तलाक बिद्दत है, जो इंस्टेंट तलाक कहते हैं, इसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। उसकी जो है अंग्रेजी हुकूमत ने जब उसके ऊपर कानून ड्राफ्ट किया और जब वो कानून लाया गया, वो कानून जो है प्री इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में रहा और उसको बाद में जब बंटवारा हुआ साहब, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में उसको लागू किया गया और वहां जो इसका खिलाफत किया उसके खिलाफ जो है जेल की सजा और भारी जुर्माना जो है वहां तय किया गया। ये सबूत के तौर पे आप देख सकते हैं। आजादी से लेके अब तक कांग्रेस ने कभी भी इस चीज की कोशिश नहीं करी कि जिस जिन्ना ने इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट दिमाग से एक बांग्लादेश पहले पाकिस्तान में था, जिसको पैदा किया, उस व्यक्ति ने भी इसको एक गलत बात कही और वो जो चीज है उसके वजह से हुआ क्या साहब कि 2014 तक आते आते जब तक सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों में 1986 में भी फैसला दिया था, अगर काश उस दिन इस देश में राजनीति के वजह से मुसलमान बहन बेटियों के ऊपर कोई अगर तरस खाया होता या कहा होता कि ये मुसलमान और हिंदू से पहले ये भारतीय हैं, ये हमारी बहन बेटियां हैं, जो इस 3 तलाक की वजह से उनके साथ क्या होता था, आप इंडिया टुडे की रिपोर्ट देख लीजिए। हर साल हमारी वो बहन बेटियां, मुस्लिम बहन बेटियां, वो बेश्याबीरती के लिए मजबूर होती थी, उनसे निकाह किया जाता था, रात में शेख निकाह करते थे, सवेरे उनको रकम देते थे और 3 बार तलाक करके निकल लेते थे। ये हार्ड प्रूफ है, ये उवैसी के फादर ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि इस तरह की घटनाएं घटती हैं। आज ऐसी लाखों हमारी बहन बेटियों को आपने उनकी जिंदगी नरक कर दी। आज अगर उसको लेकर हम बात कर रहे हैं, अगर उसको लेकर हमने अच्छी पहल करी है, हमने कानून बनाया है और हमने हिंदू मुसलमान समझ के नहीं बनाया है, हमने ये समझ के बनाया है कि एक भारतीय व्यवस्था में एक बुराई है, जिस बुराई को हमारा जो एक पड़ोसी है या हमारा एक भाई देश कभी रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहां भी ये बुराई खत्म हो गई। उस बुराई को खत्म करने में हमें 70 साल इसलिए लग गया क्योंकि इसको सिर्फ मुसलमान समझा गया, इसको सिर्फ वोट समझा गया। वो जो 28% था 1951 में हमारे सत्ता के भागीदारी में, वो आज 2% पे रह गया। हमने 3 चीजें बहुत अच्छी करी। मोदी सरकार ने जब 2014 में हुकूमत जब हमने संभाली तो हमने 3 चीजें बहुत अच्छी करी। एक तो महिलाओं को लेकर ये जो जिद्दत थी, जिस तरह की ये जलालत था, 3 तलाक को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ उसके ऊपर हमने अमली जावला तुरंत पहनाया। हमने उसके ऊपर कोई इन लोगों की बात नहीं सुनी। इन्होंने ड्रामा तो बहुत किया और आज को बताऊं कि 2019 सुन लीजिए, आप दूसरी बात सुन लीजिए। आज कह रहे हैं कि नजर से हम निकालने की बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अभी तक कहां निकाल पाई है? बता रहा हूं ना, ये सच्चाई है। आपने अध्यादेश लाया, वो तक नहीं काम कर पाया। मतलब आपको भी तो भैया शाहबानों को बोलने तो दोगे, बोलने तो दोगे कि ये सामाजिक बुराई है, से लेकर शाहबानों से लेकर हमने जो इमरान साहब आपकी एक आदत घुटनों पर बैठी नहीं, सुनिए इमरान साहब के आगे घुटनों पर बैठी नहीं। इमरान साहब आपने क्या कर दिया? मैं आपको एक आंकड़ा और एक चीज और आपको बताऊं, सुनिए मुद्रा बैंक से मैं आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। संतोष जी के पास आना चाहूंगा, थोड़ा मैं एक बार इनको भी सुनता हूं। एक बात और अरे भैया एक बात और सुन लो, जल्दी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि मुद्रा बैंक जो है, इस देश में 678 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां के 5 गांव अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के जहां बहुसंख्यक हैं, उनके यहां मुद्रा बैंक जिससे 23 लाख फैमिली, मुस्लिम फैमिली जो कहीं से वो जो परंपरागत चीजों को करते थे या वो बुन करते हैं या उजलाहे थे, उनको देने में हम सफल रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि उनका जीवन स्तर उठा है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि साहब अभी भी आज तक 70 साल के इतिहास में इस देश में मदरसे के मॉडर्नाइजेशन में जितना पैसा हमने खर्चा किया 1300 करोड़ रुपया ऑन रिकॉर्ड है, वो किसी गवर्नमेंट ने नहीं खर्चा किया। और आप ही के मंत्री कहते हैं कि मदरसे आतंकवादियों का अड्डा है, उस पर भी कुछ रोशनी डाल दीजिए। ऐसी मंत्रियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? देखिए कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। अरे क्या गिरिराज सिंह ने नहीं कहा कि यहाँ से मदरसे आतंकियों का अड्डा है? गलत ऑन रिकॉर्ड कहा कि मदरसे आतंकियों का अड्डा है। मदरसे को आतंकवादियों का अड्डा नहीं बनने देंगे। कब बना था? हम अब बना था ना,
था। हिंदुस्तान का कोई ऐसा मदरसा आप दे दीजिए। अरे बहुत बड़ा देवबंद आप मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, आप मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, बल्कि सिर्फ जो है उनके साथ छल करने का काम कर रहे हैं। देवबंद आपकी मानसिकता ये है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो अंदर से नफरत करके घूम फिर दूसरी तरफ जो है मुसलमानों से गोल गोल बात करके मजहबी मामलों पर आ जाना और उसको कहीं ना कहीं जज्बाती तौर पर कैश कराने की कोशिश करना, इसी तरह मुसलमानों को बरकरार रखने की क्यों नहीं बात होती कि सरकारी नौकरियों में 4% मुसलमान है? क्यों नहीं बात होती कि 2.7% ग्रेजुएट है? क्यों नहीं बात होती कि बिलो पॉवर्टी लाइन में 35% मुसलमान है? इस पर क्यों नहीं उलमा हजरात या मुस्लिम दानिशवर बात करते? इस पर भी मैं बात करूंगा।